होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं इंग्लिश सीखना। क्या तुम्हें कम सुनाई देता है? आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग? आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग? कम सुनाई देना, बहरा होना या ऊंचा सुनाई देना को इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंकल अब काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और उन्हें सुनने में कठिनाई होने लगी है। माई अंकल इज़ क्वाइट ओल्ड नाउ एंड ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। माई अंकल इज़ क्वाइट ओल्ड नाउ एंड ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। आई एम क्वाइट पेनीलेस। आई एम क्वाइट पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब होता है जिसके पास कोई मनी नहीं होती, जो बहुत गरीब या दरिद्र होता है। मेरे दोस्त को एक गरीब कलाकार से प्यार हो गया है। माई फ्रेंड फेल इन लव विद अ पेनीलेस आर्टिस्ट। माई फ्रेंड फेल इन लव विद अ पेनीलेस आर्टिस्ट। कितनी पुरानी बात लगती है। बात करते करते जब आप पुरानी यादों में चले जाते हैं और बोलते हैं कि कितनी पुरानी बात लगती है, तो पुरानी जब आपको बोलना होता है तो इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग वे बैक। इट सीम्स टू बी अ लॉन्ग वे बैक। इट सीम्स टू बी अ लॉन्ग वे बैक। घर में आपकी कोई गेस्ट आई हैं और आप बच्चे को बोलते हैं कि इन्हें बैठने के लिए कुर्सी दो। गिव हर चेयर टू सिट ऑन। गिव हर चेयर टू सिट ऑन। उल्टी को इंग्लिश में वॉमिट बोलते हैं, ये आप सब जानते हैं, बट हमें अपनी वोकैब इम्प्रूव भी करनी है। एक और वर्ड होता है वॉमिट के लिए जिसको बोलते हैं बफ। इसका मतलब भी होता है उल्टी होना। क्या तुमने उल्टी की? डिड यू बफ? डिड यू बफ? आपने ऐसी कोई चीज़ देख ली है, ऐसा भयानक कोई सीन देख लिया है जिसको देखने के बाद आपको लगता है कि बस अभी आप उल्टी कर देने वाले हो। मुझे लगता है मैं उल्टी करने वाला हूँ। आई थिंक आई एम गोना बाफ। आई थिंक आई एम गोना बाफ। अपने आप को संभालो। पुट योर सेल्फ टुगेदर। पुट योर सेल्फ टुगेदर। लार टपकना को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रूलिंग। स्पेशली आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, जब उनके दांत आ रहे होते हैं तो उनको काफ़ी लार टपकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बच्चे के दांत निकलने के कारण उसको काफ़ी ड्रूलिंग हो रही है, उसको काफ़ी लार टपक रही है। माई बेबी इज़ ड्रूलिंग अ लॉट एज शी इज़ टीथिंग। माई बेबी इज़ ड्रूलिंग अ लॉट एज शी इज़ टीथिंग। अब लार सिर्फ दांत निकलने पे ही नहीं टपकती है। कोई आपकी पसंद की चीज़ बनी है, कोई ना कोई तो आपकी कमज़ोरी होगी खाने में, जब वो बनती है उसकी खुशबू आती है तो आपकी लार टपकती है। या कोई इंसान आपका फेवरेट होगा तो हम बोलते हैं कि उसको देख के तुम्हारी लार टपकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी फ्रेंड सीमा एक स्वीट शॉप पर गए जहाँ पर अपनी पसंदीदा मिठाइयाँ देखकर सीमा के मुंह से लार टपकने लगी। सीमा स्टार्टेड ड्रूलिंग आफ्टर सीइंग द स्वीट्स इन द शॉप। सीमा स्टार्टेड ड्रूलिंग आफ्टर सीइंग द स्वीट्स इन द शॉप। किसी की तारीफ़ करते हुए जब हम बोलते हैं कि भाई आपका तो कोई जवाब ही नहीं है, तो इसको इंग्लिश में हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच। मुझे ये घड़ी ठीक करनी है क्योंकि ये घड़ी बहुत दिनों से नहीं चल रही है। आई नीड टू फिक्स दिस क्लॉक। आई नीड टू फिक्स दिस क्लॉक। ठीक करने के लिए इंग्लिश में बोलेंगे फिक्स। मुझे एक स्टूल दो। हैंड मी अ स्टूल। हैंड मी अ स्टूल। माई सन हैंडेड मी अ स्टूल। मेरे बेटे ने मुझे स्टूल दिया। बट जो स्टूल था वो लड़खड़ा रहा था, डगमग हो रहा था। उसने मुझे बोला, मॉमी बी केयरफुल द स्टूल इज़ अनस्टीडी। बी केयरफुल द स्टूल इज़ अनस्टीडी। मतलब सावधान, स्टूल लड़खड़ा रही है, स्टूल डगमगा रही है। डगमगाने को इंग्लिश में बोलते हैं अनस्टीडी। अगर स्टूल की जगह मैं सीढ़ी यूज़ कर रही होती, जो घर में हम सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं ना, अगर मैं सीढ़ी यूज़ कर रही होती और वो लड़खड़ा रही होती तो उसके लिए बोलते द लैडर इज़ अनस्टीडी। द लैडर इज़ अनस्टीडी। अब आप सोचिए कि और ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो लड़खड़ाती है। लड़खड़ाते तो पैर भी हैं। आपकी किसी रिलेटिव का ऑपरेशन हुआ है पैरों का और आप उसको मिलने जाते हो और मिलने के बाद आप महसूस करते हो कि वो अभी भी लड़खड़ा रही है और आपस में बात करते हो कि ऑपरेशन के बाद भी उसके तो पैर लड़खड़ा रहे हैं। शी इज़ स्टिल अ लिटिल अनस्टीडी ऑन हर फीट आफ्टर द ऑपरेशन। She is still a little unsteady on her feet after the operation. अब लड़खड़ाती तो आवाज़ भी है। जब आवाज़ लड़खड़ाती है तो मतलब आवाज़ कांपती है। अनु ने लड़खड़ाती आवाज़ में सॉरी बोला। कोई इतना घबरा जाए और लड़खड़ाते हुए बोलने लगे तो उसको बोलते हैं अनस्टीडी वॉइस। अनु सेड सॉरी इन अ अनस्टीडी वॉइस। अनु सेड सॉरी इन अ अनस्टीडी वॉइस। कभी कभी हम खाने पे बैठते हैं और सब्जी में बस थोड़ा सा नमक कम होता है और हम कहना चाहते हैं कि बस चुटकी भर नमक डाल दो, तो उसको बोलेंगे प्लीज़ ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। प्लीज़ ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट।
पिंच का मतलब होता है चुटकी भर। या फिर खाने में नमक बहुत ज़्यादा हो गया और आप बोलना चाहते हो कि इसमें तो बहुत ज़्यादा नमक है, इट्स टू सॉल्टी, इट्स टू सॉल्टी। सॉल्टी का मतलब होता है नमकीन। वैसे नमकीन से मैं आपको बता दूं, मुझे नमकीन स्नैक्स बहुत पसंद है। आई लव सॉल्टी स्नैक्स, आई लव सॉल्टी स्नैक्स। जब हम बोलते हैं कि अरे मुझे मीठा नहीं, मुझे तो नमकीन बहुत पसंद है, आई लव सॉल्टी स्नैक्स। कभी कभी खाने को आप अपने स्वाद के अनुसार बनाने के लिए उसमें मिर्ची, नमक या मसाला, सॉस, चटनी अपने हिसाब से ऊपर से ऐड करवाते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्डिमेंट। कॉन्डिमेंट भोजन को स्वाद देने वाले जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो सॉल्ट हो, मिर्ची हो, चटनी, अचार, उन सबको बोलते हैं कॉन्डिमेंट। क्या मुझे मसाला मिल सकता है? कैन आई हैव कॉन्डिमेंट टू ऐड फ्लेवर? फ्लेवर का मतलब होता है स्वाद, कि मुझे मेरे स्वाद को बढ़ाने के लिए कॉन्डिमेंट मिल सकता है। मेयोनेज़ एक काफ़ी कॉमन सॉस होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मेयोनेज़। अगर आप ये चाहते हो, मांगना चाहते हो, तो आप इतना ही बोल सकते हो, मेयोनेज़ प्लीज़, मेयोनेज़ प्लीज़। आज बहुत तेज़ बारिश हुई है और रोड पे इतना पानी और कीचड़ हो रहा है, और मेरा बेटा है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा, भागते चले जा रहा है। मैं उसको बोल रही हूँ संभल के, ध्यान से, वॉच आउट, वॉच आउट, संभल के, वहाँ पानी का गड्ढा है, देयर इज़ अ पडल, देयर इज़ अ पडल। बारिशों के मौसम में पानी के जो छोटे छोटे पौंड बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे जो बन जाते हैं, उनको बोलते हैं पडल, पडल। पर तब तक उसने पानी के गड्ढे में पैर रख दिया। नाउ ही इज सेइंग दैट मेरे पैर भीग गए हैं, माई फीट आर सॉक्ड, माई फीट आर सॉक्ड। भीग गए हैं को इंग्लिश में बोलते हैं सॉक्ड। आप ये जितने भी वर्ड्स एंड सिचुएशंस हैं, आप इन सबको नोट डाउन करते जाइए, बिकॉज इंग्लिश के माहौल में हम पले बड़े नहीं हैं, तो इंग्लिश के वर्ड्स को कहाँ कैसे यूज़ करना है, उसके लिए हमें इंग्लिश के इमोशन को और भाव को समझना भी पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन में किस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। एंड आई होप चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। नेक्स्ट सिचुएशन एज्यूम करते हैं, सपोज़ आप किसी शॉपिंग स्टोर पे हैं या मार्केट में हैं, आप कुछ देख रहे हैं, लेकिन आपके सामने एक व्यक्ति आके खड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से आप वो चीज़ को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, और आप उसको बोलना चाहते हो कि प्लीज़ एक कदम साइड हो जाओ ताकि मैं भी देख लूँ। इसको बोलेंगे कैन यू टेक अ स्टेप टू द साइड, कैन यू टेक अ स्टेप टू द साइड। स्टेप का मतलब होता है कदम, और साइड का मतलब होता है किनारे। मैं और मेरी छोटी बहन एक बेकरी शॉप पे जाते हैं, और मेरी सिस्टर मुझे बोलती है दीदी मुझे वो मफ़िन चाहिए जो डिस्प्ले पे लगा है, जो प्रदर्शन पे लगा है। आई वॉन्ट द मफ़िन दैट इज़ ऑन डिस्प्ले, आई वॉन्ट द मफ़िन दैट इज़ ऑन डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है किसी पब्लिक प्लेस पर अपनी चीज़ों का व्यवस्थित प्रदर्शन, जैसा कि शॉप्स पे होता है। उनके जो बेस्ट आइटम्स होते हैं वो डिस्प्ले पे रखे जाते हैं, प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं, ताकि लोग अट्रैक्ट हो सकें। कोई व्यक्ति, स्थिति या परिस्थिति जब बहुत अजीब होती है और हम बोलते हैं यार ये तो बहुत अजीब है, दिस इज़ सो ऑकवर्ड, दिस इज़ सो ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब। चूटी काटना या चिकोटी काटना तो हम सब समझते हैं, उसने मुझे चूटी काटी या उसने मुझे चिकोटी काटी। शी पिंच्ड मी, शी पिंच्ड मी। पिंच का मतलब होता है किसी को चूटी काटना। एक पिंच हमने पीछे पढ़ा था जिसका मतलब था चुटकी भर, हमने नमक ऐड करवाया था ना, चुटकी भर नमक चाहिए मुझे। लेकिन पिंच का दूसरा मतलब चूटी काटना भी होता है। एयरपोर्ट या शॉपिंग मॉल्स पे जो गाड़ी यूज़ होती है, जो ट्रॉली यूज़ होती है, जिस पे 2 या 4 पहिए लगे होते हैं और जिस पे हम अपनी चीज़ों को या अपने जो लगेज होते हैं उसको रख के पुश करते हैं और पुल करते हैं, उसको बोलते हैं कार्ट। मुझे अपना सामान ले जाने के लिए एक कार्ट की ज़रूरत है, एक गाड़ी की ज़रूरत है। सपोज़ मैं एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे अपना सामान रखने के लिए ट्रॉली चाहिए, कार्ट चाहिए, तो मैं बोलूँगी आई नीड अ कार्ट टू कैरी माई बैगेज, आई नीड अ कार टू कैरी माई बैगेज। बैगेज का मतलब होता है सामान, और कैरी मतलब ले जाने के लिए। बैगेज की तरह ही एक और टर्म होती है लगेज। ब्रिटिश इंग्लिश में लगेज और बैगेज दोनों का यूज किया जाता है ट्रैवल के टाइम यूज़ होने वाले सूटकेस और बैग्स के लिए, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में लगेज का यूज़ किया जाता है खाली बैग्स एंड सूटकेस, और बैगेज का यूज़ होता है भरे हुए सूटकेस और बैग्स के लिए। आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, आप कुछ खाने के लिए चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू ईट समथिंग, डू यू वॉन्ट टू ईट समथिंग। अब आपको बोलना है कि नहीं मेरा तो पेट भरा हुआ है, इसको बोलेंगे नो आई एम स्टफ्ड, नो आई एम स्टफ्ड। स्टफ्ड का मतलब होता है भरा हुआ। एक्चुअली आपका पेट भरा हुआ नहीं था, यू आर नॉट स्टफ्ड, बट आप डाइट पर थे, यू आर ऑन डाइट। अब आपको कॉफ़ी लेनी है, आप कॉफ़ी मांगना चाहते हो,
आई वॉन्ट अ स्किनी कॉफ़ी, आई वॉन्ट अ स्किनी कॉफ़ी। स्किनी कॉफ़ी होती है जो पतले दूध की कॉफ़ी होती है, मलाई निकले हुए दूध की जो कॉफ़ी होती है उसको बोलते हैं स्किनी कॉफ़ी। कल मेरा एक प्रेजेंटेशन था, लेकिन इतना बुरा हुआ, इतना भयानक हुआ। मेरी प्रस्तुति बहुत बुरी थी, मेरा प्रेजेंटेशन बहुत बुरा हुआ। माई प्रेजेंटेशन वॉज हॉरिबल, माई प्रेजेंटेशन वॉज हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, बहुत बुरा। अब प्रेजेंटेशन तो हुआ बुरा, लेकिन ट्रैवलिंग के चक्कर में मुझे भयंकर सर्दी लग गई, मुझे भयंकर सर्दी लग गई। आई हैव गॉट ए हॉरिबल कोल्ड, आई हैव गॉट ए हॉरिबल कोल्ड। अब आप सोचो और क्या चीज़ भयानक हो सकती है। भाई कोई बदबू भी तो भयानक हो सकती है। जब हम बोलते हैं अरे कितनी गंदी बदबू आ रही है, क्या भयानक गंध है, व्हाट्स दैट हॉरिबल स्मेल, व्हाट्स दैट हॉरिबल स्मेल। आपका दोस्त आपसे पूछता है कि होमवर्क में आज क्या मिला है, तो आपको अगर नहीं पता तो आप यही बोलोगे ना कि पता करके तुम्हें बताती हूँ। लेट मी गेट बैक टू यू, लेट मी गेट बैक टू यू। मेरी एक आंटी है, मैं जब भी उनसे मिलने जाती हूँ वो पुरानी बातों का पिटारा खोल के, दुख भरी बातों का पिटारा खोल के रोना लेके बैठ जाती हैं। और मैं हमेशा उनको समझाती हूँ कि पुरानी बातों के बारे में, घटनाओं के बारे में चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं, अब उनको बदला नहीं जा सकता। तो इस बात को बोलने के लिए इंग्लिश में एक बहुत ही प्यारा सा इडियम है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मेरी कॉलीग है जो ऑफिस में काफ़ी हाई हील्स पहन के आती है, और जब वो चलती है तो उसकी खट खट की जो आवाज़ आती है वो मुझे बहुत अनोइंग लगती है, बहुत डिस्टर्बिंग लगती है। तो ये जो आवाज़ होती है, खट खट की आवाज़ होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लैकिंग नॉइज़। क्लैकिंग का मतलब होता है खड़खड़ाहट। दो कठोर वस्तुएं जब टकराती है और वो जो साउंड बनता है उसको बोलते हैं क्लैकिंग नॉइज़। ये खटखट की आवाज़ मुझे गुस्सा दिलाती है, मतलब मुझे अप्रिय लगती है, मुझे अनोइंग लगती है। दिस क्लैकिंग नॉइज़ मेक मी सो एंग्री, दिस क्लैकिंग नॉइज़ मेक मी सो एंग्री बिकॉज आई कांट फोकस ऑन माई वर्क। ऐसी कोई चीज़ जो हमें परेशान करती है, हमें चिड़चिड़ा करती है, उसको बोलते हैं एग्रीवेटिंग। एग्रीवेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। जैसे उसकी क्लैकिंग नॉइज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, इट्स एग्रीवेटिंग, इट्स एग्रीवेटिंग। अब वो क्लैकिंग नॉइज़ चली जाती है, पर साथ वाले कमरे से फिर खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगती है, बिकॉज जो पास वाला कमरा है उसमें टाइपराइटर बैठ के टाइप राइटिंग कर रहा है, और उसकी जो खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है उसको भी बोलेंगे क्लैकिंग। अ टाइप राइटिंग इज क्लैकिंग इन द नेक्स्ट रूम, अ टाइपराइटर इज क्लैकिंग इन नेक्स्ट रूम। साथ वाला कमरा या बाजू वाला कमरा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेक्स्ट रूम। छोटे बच्चों के साथ अक्सर ये होता है कि उनका जो स्टमक होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, और जब कुछ दिनों के बाद जब वो शौच जाते हैं तो वो जोर लगाते हैं, और इस तरह की जो नॉइस होती है, इस तरह की जो आवाज़ होती है, जो शौच करने के लिए जोर लगाने की आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेनिंग। स्ट्रेन का मतलब होता है किसी काम के लिए काफ़ी अधिक मानसिक या शारीरिक श्रम करना। वह शौच करने के लिए जोर लगा रही है। शी इज़ स्ट्रेनिंग टू पूप, शी इज़ स्ट्रेनिंग टू पूप। पूप का मतलब होता है शौच। उसने 7 दिनों से शौच नहीं किया है। शी हैज़न्ट पूप्ड फॉर 7 डेज, शी हैज़न्ट पूप्ड फॉर 7 डेज। तो अंदर बहुत दिनों का स्टूल जमा हो जाना, बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन रहना, तो इसको बोलेंगे शी इज़ बैक्ड अप, शी इज़ बैक्ड अप। मतलब स्टूल बहुत दिनों से रुका हुआ है, इकट्ठा हुआ है, शी इज़ बैक्ड अप। So friends, that's all for today. I hope you will use these sentences in your daily life conversation. Don't forget to like, subscribe and share my channel so that you will get the latest videos. Thank you so much for watching.